हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस के 50 प्रश्न रहेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगमों की स्थापना कब की गई। 1800 में, 1756 में, या 1776, 1726। तो बॉम्बे और कलकत्ता में जो नगर निगमों की स्थापना की गई थी, ये 1726 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1726 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, सबसे पहला जो नगर निगम बना था, सबसे पहला जो नगर निगम बना था वो बना था मद्रास में। कब, कहाँ बना था? ये बना था मद्रास में। और कब बना था? ये बना था 1688 ईस्वी में। कब बना था? 1688 में पहला नगर निगम बना था मद्रास में। उसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता में 1726 ईस्वी में नगर निगमों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, क्रिकेट का खेल मूलतः किस देश से है? इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत या श्रीलंका? तो क्रिकेट का जो खेल मूलतः किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है, ये इंग्लैंड से संबंधित है क्रिकेट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, पहली बार जो क्रिकेट खेला गया था वो खेला गया था 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में खेले गए थे। और ये कहाँ खेले गए थे? ये खेले गए थे मेलबर्न। कहाँ? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। जहाँ पर ये इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैच हुआ था। दोस्तों, पहला मैच कब हुआ था? 1877 ईस्वी में पहला क्रिकेट मैच हुआ था ऑफिशियल, मेलबर्न में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगला प्रश्न है 3, नीलगिरी नीलगिरी अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में स्थित समशीतोष्ण वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शोला, देवराकाडु, कोविलकाडु या सारपा-काबू? तो इसका सही आंसर है, जो नीलगिरी और अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में स्थित जो समशीतोष्ण वन है वो शोला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शोला। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, शोला शोला जो है एक तमिल शब्द है। क्या है? तमिल शब्द है शोला। और इनको जो समशीतोष्ण वन होते हैं उनको शोला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं रहता है? पारा, टंगस्टन, सीजियम या फिर मैग्नीशियम? तो इसका सही आंसर है, एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं रहती है। तो इसका सही आंसर होगा पारा। दोस्तों, पारा ऐसी एक तरल अवस्था में रहने वाला एक तत्व है, और बाकी के जो तत्व होते हैं वो ठोस अवस्था में रहते हैं। पारा का जो परमाणु क्रमांक है वो है 80। कितना है? पारा का परमाणु क्रमांक है 80। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C3H5O, C6H12O6, C6H12O, C5H12O। तो जो रासायनिक सूत्र है ग्लूकोज का वो है C6H12O6। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, ग्लूकोज क्या है? ये एक साधारण शर्करा है। क्या है? ये एक शर्करा है। ग्लूकोज एक शर्करा है और जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, 1824 ईस्वी में कित्तूर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रानी चेन्नम्मा ने, रजिया सुल्तान, बेगम हजरत महल या फिर रानी लक्ष्मीबाई? तो 1824 में एक आंदोलन हुआ था, कहाँ पर? कित्तूर में। और दोस्तों, कित्तूर क्या था? कित्तूर एक रियासत थी कर्नाटक की। किसकी? कर्नाटक की एक रियासत थी जिसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध रानी चेन्नम्मा ने एक आंदोलन किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इस आंदोलन का जो नेतृत्व रानी चेन्नम्मा कर रही थी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। इसमें क्या था, उनके जो दत्तक पुत्र थे, उनके दत्तक पुत्र को वहां पर शासन करने से इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। दोस्तों, रजिया सुल्तान कौन थी? एक मुस्लिम शासिका थी जिसका कार्यकाल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक था। बेगम हजरत महल 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने लखनऊ से वहां का नेतृत्व किया था। और रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? ये झांसी की रानी थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, रानी चेन्नम्मा। अगला प्रश्न है 7,
समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं? आइसोथर्म, आइसोहाइट, आइसोहेलाइन या आइसोबार? तो इसका सही आंसर है जो समान तापमान को दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि मानचित्र पर बनाई जाती हैं, इनको आइसोथर्म्स कहते हैं। यानी एक जैसा जहां पर तापमान मिलता है उन लाइनों को आइसोथर्म कहा जाता है। दोस्तों आइसोहाइट क्या होती है? ये एक समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाते हैं। जो एक समान वर्षा होती है उनको इस आइसोहाइट रेखा से दर्शाया जाता है। आइसोहेलन क्या होता है? ये एक समान जो लवणता वाले क्षेत्र होते हैं, लवणता वाले क्षेत्र होते हैं उनको दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है 8, निम्न में से क्या गुलाबी क्रांति से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? आलू के लिए, पेट्रोलियम, तिलहन या फिर झींगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो गुलाबी क्रांति चलाई गई थी ये झींगा मछली के लिए चलाई गई थी। तो दोस्तों भारत की एक झींगा राजधानी भी कहा जाता है। भारत की झींगा राजधानी किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं आंध्र प्रदेश के नेल्लोर। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जो जिला है इसको भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है। दोस्तों आलू के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? आलू के लिए गोल क्रांति चलाई गई थी। कौन सी क्रांति? गोल क्रांति आलू के लिए। तिलहन के लिए पीली क्रांति चलाई गई थी। तिलहन के लिए कौन सी? पीली क्रांति चलाई गई थी। और पेट्रोलियम के लिए चलाई गई थी काली क्रांति। पेट्रोलियम के लिए काली क्रांति और झींगा मछली के लिए गुलाबी क्रांति। अगला प्रश्न है 9, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की गणना कितने उद्योगों के संयुक्त मान पर आधारित होती है? तो कितने उद्योगों का प्रयोग किया जाता है औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की गणना करने के लिए? 9 उद्योग, 7 उद्योग, 6 उद्योग या फिर 8 उद्योग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 8 उद्योगों का प्रयोग किया जाता है औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की गणना के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसके सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये 8 उद्योग कौन कौन से हैं? इसमें आता है सीमेंट, उर्वरक, बिजली, कोयला, कच्चा तेल और जो रिफाइनरी उत्पाद हैं, प्राकृतिक गैस और स्टील, ये सभी 8 उद्योग हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, किसी विशेष काल अवधि के दौरान देश की कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल राष्ट्रीय आय का मान कहलाता है। जब कुल राष्ट्रीय आय होती है जो देश की, उसमें उन शहर की जनसंख्या उस देश की जनसंख्या से अगर विभाजित कर दिया जाता है तो क्या निकल के आता है? प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही आंसर है, ये निकल के आती है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 11, 1925 के काकोरी कांड में निम्न में से कौन शामिल था? दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फूले, बेहराम जी, मेहरवान जी मालावारी या फिर अशफाक उल्लाह खान? तो इसका सही आंसर है, इसमें शामिल थे अशफाक उल्लाह खान। और दोस्तों ये काकोरी कांड कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। और ये काकोरी कांड कहाँ पर हुआ था? काकोरी कांड कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर एक काकोरी शहर है जहाँ पर काकोरी कांड हुआ था, जिसमें अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी को इसमें 1927 में काकोरी कांड के लिए जिम्मेदार मानते हुए 1927 ईस्वी में इन सभी को फांसी की सजा दी गई थी। तो इसमें कौन शामिल थे? अशफाक उल्लाह खान शामिल थे। अगला प्रश्न है 12, आधुनिक आवर्त सारणी में सोने जिसका रासायनिक सूत्र है Au का परमाणु क्रमांक क्या है? 79, 49, 39 या फिर 29? तो इसका सही आंसर है, सोने का जो रासायनिक इसका परमाणु क्रमांक है वो है 79 और इसका रासायनिक सूत्र है Au सोने का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? दिल्ली में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, चंडीगढ़ में या फिर पुडुचेरी में? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है वो है दिल्ली। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,320
व्यक्ति प्रति किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों 2011 की जो जनगणना हुई थी, सबसे पहले तो ये जनगणना किस सूची का विषय है, तो ये है संघ सूची का विषय। किस सूची का विषय है, ये संघ सूची का विषय है, यानी कि केंद्र सरकार इसकी जनगणना कराती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रांतों में किस अधिनियम के तहत द्विशासन व्यवस्था की स्थापना की गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर चार्टर अधिनियम 1833। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारतीय प्रांत थे उनमें द्विशासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसमें क्या किया गया था, जो प्रांत थे उनमें द्विशासन व्यवस्था चालू कर दी गई थी। और ये कितने प्रांतों में थी, ये 8 प्रांतों में थी। भारत के 8 प्रांत थे, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, बॉम्बे और मद्रास इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, साइना नेहवाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है। टेनिस से, डिस्कस थ्रो से, टेबल टेनिस से या फिर बैडमिंटन से। तो जो साइना नेहवाल हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 140। तो उच्चतम न्यायालय की जो आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है वो है अनुच्छेद 140। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 143 क्या है, इसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय है उनके चीफ जस्टिस से सलाह या फिर सहायता ले सकता है। ये आर्टिकल 143 में बताया गया है। आर्टिकल 243 किससे संबंधित है, ये है स्थानीय प्रशासन से संबंधित है, आर्टिकल 243। अगला प्रश्न है 17, आइसो हाइट किस विशेषताओं वाले क्षेत्र को दर्शाती है। समान माध्य वार्षिक तापमान वालों, समान माध्य औसत दाब, समान माध्य वार्षिक वर्षा या फिर समान बादलों की औसत ऊंचाई। तो जो आइसो हाइट होती है ये समान माध्य वार्षिक वर्षा जो होती है उसको दर्शाती है। अगला प्रश्न है 18, किसी खेल या फिर शारीरिक गतिविधि में भाग लेने से पहले निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है। तो कोई सा भी जैसे खेला जाता है या फिर शारीरिक गतिविधि की जाती है तो उससे पहले कौन सी क्रिया की जाती है। डोप टेस्ट किया जाता है, आराम करना, धूम्रपान करना या फिर वार्म अप करना। तो इसका सही आंसर है सबसे पहले वार्म अप किया जाता है। इससे क्या होता है, चोट लगने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं वार्म अप करने से। अगला प्रश्न है 19, पाला और दस काठिया लोक संगीत परंपरा का संबंध कहाँ से है। पाला और दस काठिया जो एक लोक संगीत है ये किस राज्य से संबंधित है। जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गोवा या फिर अंडमान। तो इसका सही आंसर है पाला और दस काठिया लोक संगीत, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 20, एल्कोहल वाले पेय पदार्थों में मुख्य सामग्री होती है। एल्कोहल वाले जो पेय पदार्थ होते हैं उनमें मुख्य सामग्री क्या होती है। एथेनोइक एसिड, सोडियम एसिड, एथेनॉल या फिर मैग्नीशिया। तो एल्कोहल वाले जो पेय पदार्थ होते हैं उनमें मुख्य जो सामग्री होती है वो होती है एथेनॉल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 21, निम्न में से क्या एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन 2 है संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो दोस्तों संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि ऐसी संस्था जिसका वर्णन संविधान में हो। तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये संविधान में है, ये है आर्टिकल 338 यानी कि 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग ये है आर्टिकल 315 में, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये है आर्टिकल 338 का ए, आर्टिकल 338 का ए। लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये किसी भी आर्टिकल में नहीं है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 में इसको स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 22 निम्न में से कौन सा तीस्ता नदी का स्रोत है। तो जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी में जो जल आता है उसका स्रोत कौन सा है। सियाचिन हिमनद, जेमू हिमनद, सियाचिन जेमू, या फिर बालतोरा हिमनद, या फिर सतोपथ हिमनद। तो इसका सही आंसर है जो तीस्ता नदी है इसका जो स्रोत है वो है जेमू हिमनद। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। जेमू हिमनद तीस्ता नदी का स्रोत है। और दोस्तों तीस्ता नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। उद्गम स्थल है सिक्किम का। सिक्किम का है तिसा लहामो जो झील है, यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है। तीस्ता नदी यहाँ से निकलती है और जेमू हिमनद इसका स्रोत है नदी का। अगला प्रश्न है 23 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाता कौन है। संयुक्त बैठक को बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है। राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत बुला सकते हैं। और लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष कर सकते हैं। अगर वो भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है लाइपेज का कार्य होता है। लाइपेज का क्या कार्य होता है। स्वाद का पता लगाना, पायसीकृत वसा को खंडित करना, प्रोटीन का पाचन करना, या फिर श्वसन। तो जो लाइपेज होता है, सबसे पहले तो लाइपेज एक एंजाइम है। लाइपेज क्या है। एक एंजाइम है और ये क्या करता है भोजन में जो पायसीकृत वसा को खंडित करता है। पायसीकृत वसा को खंडित करता है ताकि जो छोटी आंत होती है वो इस भोजन को अवशोषित कर सके, इसलिए ये वसा को खंडित करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 25 निम्न में से क्या उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वृक्ष का उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 है चीड़, देवदार, प्रसरल वृक्ष, या फिर चौथा है महोगनी। तो जो उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले जो वृक्ष होते हैं वो होते हैं महोगनी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ये है महोगनी। महोगनी के साथ शीशम है, कौन सा है। शीशम है और आबनूस भी कठोर लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं और ये उष्णकटिबंधीय होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है निम्न में से कौन एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। ऐसी कौन सी जल संधि है। बेरिंग जल संधि, या मृत सागर, लॉरेंस जल संधि, पाक जल संधि। तो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली संधि है बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये 2 महाद्वीपों को अलग करता है और 2 देशों को भी अलग करता है। कौन कौन से। एक है रूस को ये अलग करता है। रूस को ये अलग करता है अमेरिका से। किससे। रूस को अमेरिका से अलग करता है। और 2 महाद्वीप एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न है 27 नागार्जुनी गुफा। नागार्जुनी गुफा किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, या फिर उड़ीसा में। तो जो नागार्जुनी गुफा है ये बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नागार्जुनी गुफा और बरावर गुफा ये दोनों गुफाएं जो हैं, जो बरावर की गुफाएं हैं इनमें 4 गुफाएं हैं और नागार्जुनी गुफाएं ये 3 गुफाएं हैं। ये दोनों ही तरह की गुफाएं बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 28 सामान्य प्रंकुचन दाब होता है 130 mmHg, 180 mmHg, 120 mmHg, या फिर 80 mmHg। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
जो सामान्य प्रकुंचन होता है वो होता है 120 mmHg। प्रकुंचन दाब से मतलब होता है रक्तचाप। क्या होता है? जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक जब हृदय धड़कता है तो उस समय दो तरह की क्रिया होती हैं, एक होती है सिस्टोलिक, एक होती है डायसिस्टोलिक। तो जो रक्तचाप होता है जब सिस्टोलिक होता है तो 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक में 80 mmHg होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से लोकप्रिय थे? सीमांत गांधी, देशबंधु, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर लोकमान्य? तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे ये सीमांत गांधी के नाम से लोकप्रिय थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। ये आंदोलन चलाया गया था। ये कब चलाया गया था? 1930 से ये चालू हुआ था 1947 ईस्वी तक। दोस्तों देशबंधु ये किसका उपनाम है? ये है सी आर दास यानी कि चितरंजन दास का उपनाम है देशबंधु। अगला है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये किसका उपनाम है? ये है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी का उपनाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। लोकमान्य ये है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है लोकमान्य। अगला प्रश्न है 30, सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है? 1.9, 1.32, 1.54, 1.34। तो जो सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.54। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 250, 380, 150 या फिर 368? तो जो अधिकतम संख्या है वो है 250। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। कितने हैं? 245, जिसमें से 233 का इलेक्शन होता है। बाकी के जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 32 में कहा गया है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किस देश को कहा जाता है? भारत को, स्विट्जरलैंड को, यूनाइटेड किंगडम को या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका को? तो जो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है ये कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों भारत को अविनाशी संघ किसने कहा है? भारत को अविनाशी संघ कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, किसका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, पीटी ऊषा, विजय हजारे या फिर मिल्खा सिंह? तो इसका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। क्योंकि दोस्तों मेजर ध्यानचंद जो जी हैं इनका जो जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। इसीलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी का और भी नाम थे, इनको हॉकी लिजार्ड भी कहा जाता था। हॉकी लिजार्ड, इनको हॉकी लिजार्ड और एक और इनका उपनाम था द मैजिशियन भी इनको कहा जाता था। अगला प्रश्न है 34, कबड्डी की किसी टीम में स्थानापन्न खिलाड़ियों को छोड़कर कितने खिलाड़ी होते हैं? 10, 7, 9 या फिर 3? तो कबड्डी में जो स्थानापन्न खिलाड़ियों को छोड़कर कुल 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। और स्थानापन्न खिलाड़ियों को मिलाकर यानी कि 5 को मिलाकर ये टोटल हो जाते हैं 12। कितने हो जाते हैं? 12। अगला प्रश्न है 35, विद्युत चालकता की एसआई मात्रक है।
हेनरी, सीमेंस, फेराडे या फिर ओम। तो विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है सीमेंस। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है, पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक मध्याह्न रेखा और चुंबकीय मध्याह्न रेखा के मध्य कोण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अनति कोण, दिक्पात कोण, माध्य कोण या फिर नति कोण। तो इसका सही आंसर है, इनको कहा जाता है दिक्पात कोण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 37, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संघ का 17वां राज्य बना? हरियाणा, गुजरात, मिजोरम या फिर पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर है, भारतीय संघ का जो 17वां राज्य बना था वो बना था हरियाणा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और ये कब बना था? ये बना था 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। हरियाणा जो है पंजाब से अलग होकर एक राज्य बना था। और कौन से नंबर का बना था? ये बना था 17वें नंबर का। अगला प्रश्न है, किसी कार्य संपादन से पूर्व सदन में अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या किस शब्द द्वारा दर्शाई जाती है? गढ़पूर्ति के द्वारा, सदस्यता, संगठन या फिर समिति। तो इसका सही आंसर है, इसको दर्शाया जाता है गढ़पूर्ति। गढ़पूर्ति या फिर इसको बोला जा सकता है कोरम। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं कोरम। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, यानी कि कोई किसी भी कार्य संपादन से पूर्व सदन में जो अपेक्षित सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम संख्या को गढ़पूर्ति कहते हैं। और इनकी जो न्यूनतम संख्या होती है सदन के कुल सदस्यों का 1/10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख गतिशील संसाधन करार दिया गया था? 10वीं योजना, 8वीं योजना, 11वीं योजना या फिर 9वीं योजना। तो इसका सही आंसर है जो 10वीं योजना थी। 10वीं योजना थी 2002 से लेके 2007 तक चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें जो कृषि थी, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख गतिशील संसाधन करार दिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 है, 19वीं शताब्दी में निम्न में से किस नेता ने पूना सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, महादेव गोविंद रानाडे या फिर राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इसका सही आंसर है, ये किया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। और ये कब की गई थी? ये की गई थी 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की गई थी। यहाँ पर एक स्थानीय मंदिर था, उसके संचालन से संबंधित यहाँ पर एक विवाद था, जिसके लिए पूना सार्वजनिक सभा का नेतृत्व महादेव गोविंद रानाडे को किया गया। अगला प्रश्न है 41, कढ़ाई की कला मुकेश मूलतः किस राज्य से है? तो एक कढ़ाई की कला है मुकेश, वो किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नागालैंड या फिर मिजोरम। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसको मुकेश या फिर इसी को बोल सकते हैं मोकेश। इसको क्या बोल सकते हैं? मोकेश। ये है एक कढ़ाई की कला है और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना TRYSEM किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर देखते हैं, 1969, 1989, 1999 या फिर 1979। तो इसका सही आंसर है 1979, यानी कि 1979 ईस्वी में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना शुरू की गई थी। और दोस्तों इसमें क्या था, जो 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष के जो बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग थे, उनको तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षण देना, ये इस योजना का मूल उद्देश्य था। और इसकी शुरुआत जो की गई थी 1979 में की गई थी। अगला प्रश्न है 43, प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो प्रसिद्ध जो वीरभद्र मंदिर है ये किस राज्य में स्थित, किस में स्थित है? लेपाक्षी शहर में स्थित है।
और लेपाक्षी ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। वहीं पर स्थित है प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर। और दोस्तों वीरभद्र ये महादेव यानी कि शिव का एक रौद्र रूप है वीरभद्र। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44 है, वाल्को एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पुणे में, हैदराबाद, कोयम्बटूर या फिर नई दिल्ली? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। वाल्को यानी कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी जो शुरुआत की गई थी वाल्को की 1965 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल में रेफरी एक पीला कार्ड दिखाकर क्या संकेत करता है? तो उस पीले कार्ड का मतलब क्या होता है? पेनल्टी, बॉल इन, चेतावनी या फिर सर्विस में देरी? तो दोस्तों एक रेफरी के द्वारा जो पीला कार्ड दिखाया जाता है उसका मतलब होता है चेतावनी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगर वह रेड कार्ड दिखाए यानी कि लाल कार्ड दिखाता है तो इसका मतलब होता है कि खिलाड़ी को टीम से बाहर भेजा जाना, और पीले कार्ड का मतलब होता है खिलाड़ी को चेतावनी देना। अगला प्रश्न है 46, प्रमुख मुद्रास्फीति में खाद्य उत्पादों और को छोड़कर सभी उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि शामिल होती है। तो किसको छोड़कर? खाद्य उत्पाद और किसको छोड़कर? वाहन को, घर, वेतन या ऊर्जा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जब मुद्रास्फीति होती है तो खाद्य उत्पाद और ऊर्जा को छोड़कर सभी उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 47, निम्न में से किस प्रस्ताव के तहत मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे सकती है? संसद में पारित ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए, संसद में पारित निंदा प्रस्ताव, संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव या फिर संसद में पारित अनियत दिन के लिए स्थगन प्रस्ताव? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संसद में पारित प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के तहत जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद यानी कि पूरी लोकसभा इस्तीफा दे सकती है, इस्तीफा दे सकती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत के निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, गृह मंत्रालय या फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गृह मंत्रालय के अंतर्गत करती है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। अगला प्रश्न देखेंगे 49, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? लाहौर में, बॉम्बे, लखनऊ या फिर सूरत? तो 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 1907 के सूरत अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसमें एक तरफ उग्रवादी, एक तरफ कौन थे? उग्रवादी, और दूसरी तरफ थे उदारवादी। तो ये दो भागों में विभाजित हो गई थी 1907 में। अगला प्रश्न है 50, निम्न में से कौन सा जल संसाधनों की कमी से संबंधित है? पारिस्थितिक संकट, जलीय संकट, कृषि संकट या फिर वायुमंडलीय संकट? तो जल संसाधनों की कमी से संबंधित है जलीय संकट। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, जलीय संकट। तो दोस्तों हमारे जो जीके जीएस के 50 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो या फिर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।